अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैर राशिद है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक में। आज हमारे साथ हैं मिस आयशा बशीर जो कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशली चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं। आज मिस आयशा जो है हमसे डिस्कस करेंगी कि बच्चों के जो स्पीच के इश्यूज़ होते हैं या उनके बिहेवियर इश्यूज़ जो होते हैं, उनको पेरेंट्स किस तरीके से कैटर करें। तो बहुत शुक्रिया मिस आयशा आपका यहाँ आने का। Thank you so much, Sumaira, for having me today. मेरा आपसे सवाल ये है कि एक बच्चा है जो 2.5 इयर्स का है, उस वो बोल नहीं पा रहा है, उसके स्पीच के इश्यूज़ हैं, तो इसमें पेरेंट्स को स्पेशली मदर्स को क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए इसमें जो चीज़ें अब जैसे आपने एज 2.5 बताई है, हुँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक़्त पेरेंट्स को देखना या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, वो है बच्चे का स्क्रीन टाइम। मेरे पिछले 5 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये देखा है कि अभी हमारे पास इस एज ग्रुप में, जो कि आपने बहुत इनिशियल बताया, जब बच्चा बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तो कहीं न कहीं उसका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, ठीक है? देखिए जैसे बच्चे की बात करने की एक डेवलपमेंटल एज है, ठीक है? 1 साल में बच्चे को 1 लफ्ज़ बोल लेना चाहिए या बात करने में वो आपको देख के मुस्कुराए या इमिटेट करे। अगर 2.5 साल की उम्र तक इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो ये एक सीरियस मसला है। और एज़ अ चाइल्ड एक्सपर्ट मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही वो देखें कि 2.5 साल का बच्चा वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो प्लीज़ वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और एक दफ़ा माहिराना राय ज़रूर लें। ये क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करती चलूँ कि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारी फैमिली में बच्चे देर से बोलते हैं। तो इसलिए भी ये जल्द बात कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा आप किसी भी एक्सपर्ट से मिल लें और उससे राय ज़रूर ले लें। क्योंकि जब स्क्रीन एक्सेसिव हिस्ट्री हमें नज़र आती है, तो बच्चे की कम्युनिकेशन और सोशलाइज़ेशन दोनों डेफ़िसिट होते हैं और यही वो रीज़न है कि बच्चा बात नहीं कर रहा। तो बहुत बेहतर है कि खुद से मत कुछ भी सोचें, ना ही गूगल पे जाके कुछ भी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और बच्चे के लिए एक माहिराना राय ज़रूर ले लें। मिस आयशा आपने बहुत डिटेल में हमें जवाब दिया, काफ़ी क्लैरिटी आ गई और आई होप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक बच्चा 4 साल का है और जो पेरेंट्स कह रहे हैं या कोई भी बात कह रहे हैं, वो दोहराता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? स्पेशली मदर को क्योंकि मदर जो है वो 24 आवर्स बच्चे के साथ होती हैं। अच्छा, देखिए जैसे अगेन बच्चे की डेवलपमेंट में उसकी एज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 2 से 3 या 3 से साढ़े 3 साल तक का बच्चा अगर उसी बात को दोहरा रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो बात सुनते हैं और वही बात दोहराते हैं, तो ये उनकी स्पीच डेवलपमेंट है। लेकिन अगर 3.5 मतलब साढ़े 3 साल के बाद भी मदर देख रही हैं कि बच्चा बातें रिपीट करता है और जो सवाल उससे किया जाए, वो उसका जवाब देने की बजाय वो ही सवाल रिपीट करता है, तो मदर को सिर्फ 2 से 3 महीने ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे में ये चेंज नहीं आ रहा, तो फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चे को स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं यहाँ पे मदर को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम ज़रूर आप किसी भी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से या चाइल्ड थेरेपिस्ट से मिलें और उससे ये चीज़ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जहाँ तक स्पीच डेवलपमेंट की बात आती है, 2 से ढाई साल में बच्चे को अपनी फुल सेंटेंस लैंग्वेज में आ जाना चाहिए और आपने भी अपने घरों में बच्चों को देखा होगा कि जब बच्चे अपनी प्रॉपर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को लेके चल रहे होते हैं, तो 2 से ढाई साल का बच्चा काफ़ी क्लियर बातचीत करता है। इसलिए स्कूल में एडमिशन का टाइम भी 3 इयर्स का रखा जाता है। लेकिन अगर 4 साल का बच्चा वही बात रिपीट कर रहा है और प्रॉपर फंक्शनल बात नहीं कर रहा, फंक्शनल का मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात नहीं कर रहा, तो फिर ये एक सीरियस मैटर हो सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए ज़रूर किसी स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें और बच्चे की स्पीच थेरेपी की तरफ ज़रूर आएँ। वैसे अच्छा माइलस्टोन्स को थोड़ा डिटेल में बताएँगी कि हमारे पेरेंट्स को हो सकता है कि माइलस्टोन्स के बारे में ना पता हो कि क्या लफ्ज़ है, हम तो यूज़ करते हैं, तो आप बताएँगे माइलस्टोन से आपकी क्या मुराद है? थोड़ा डिटेल में। बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको माइलस्टोन्स के बारे में डिटेल बताऊँगी। देखिए, बच्चे की डेवलपमेंट में 2 तरह के माइलस्टोन्स हम देखते हैं। एक है उसकी जिस्मानी डेवलपमेंट, दूसरा है उसकी स्पीच डेवलपमेंट, जिसमें वो बात कर रहा है। जी। अगर मैं जिस्मानी डेवलपमेंट देखूँ, तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, तो 3 महीने ऑनवर्ड से उसकी नेक होल्डिंग मतलब उसका गर्दन का टिकाना, उसका बैठना, पहले सपोर्ट के साथ फिर विदाउट सपोर्ट, खड़ा होना, विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट, देन वॉक। ये तमाम उसके फिज़िकल माइलस्टोन हैं, जो कि अगर आपने अपने घर में ऑब्ज़र्व किए हों, तो 1 साल तक की उम्र में बच्चा ये तमाम फिज़िकल माइलस्टोन जो हैं, कैटर कर चुका होता है, उनको अचीव कर चुका होता है। एंड सेम 6 महीने में बच्चा जो बैबल करता है, मतलब आपको देख के मुस्कुरा रहा है या ब हुँ। ब, म जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, 8 से 9 महीने में आके अपनी ही आवाज़ों में इमिटेट करते हुए कोई भी आवाज़ें निकालना या बाबा या टाटा ऐसे लफ्ज़ बच्चे बहुत आराम से बोलते हैं। एंड देन 1 साल की उम्र में आके बच्चा कंप्लीट वर्ड पे आ जाता है, जैसे दो, लो, आओ, खाओ। खाओ।
अगर आपने देखा हो तो ये बच्चे, ये उसके स्पीच माइलस्टोन्स हैं। अगर 1 साल तक की उम्र में बच्चा ये तमाम फिजिकल एंड स्पीच माइलस्टोन्स, जो कि उसकी एक तरह से कहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप उसकी डेवलपमेंट है, अगर वो इसको अचीव कर लेता है तो माशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो देखें कि 1 साल तक ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ नहीं कैटर हो रही, बच्चा उस तरीके से अपने इन माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मसला है। इसलिए अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की तवज्जुह से ये चीज़ कहेंगे कि 1 साल में अगर आप अपने बच्चे में इनमें से कोई भी चीज़ में डिले देखें, उसके 2 साल तक का होने का वेट नहीं करें, बल्कि फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात से मिलें जो कि ख़ास तौर पे चाइल्ड एक्सपर्ट हो, और उससे ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू मिस आयशा। मेरा आपसे सवाल ये है कि पेरेंट्स को, अक्सर पेरेंट्स आते होंगे आपके पास, वो उनको ऐसा लगता होगा कि बच्चा बात नहीं कर रहा तो उसको ऑटिज़्म है। आपको पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आजकल खुद ही डायग्नोज़ कर देते हैं बच्चों को, नेट से देखते हैं और बता देते हैं कि हमारे बच्चे को ये इश्यू है, वो नहीं बोल रहा। आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या बच्चा नहीं बोल रहा तो उसको वाक़ई ऑटिज़्म ही होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ वाक़ई एक सच है कि मेरे पास कितने पेरेंट्स बाज़िद होते हैं कि मैं उनकी फ़ाइल पे लिख दूँ कि बच्चे को ऑटिज़्म है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे इस सेंसिटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में सोशलाइज़ेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब जैसे मैंने माइलस्टोन्स की बात पहले भी की, अब फिर करती हूँ कि बच्चा जब स्टेप बाय स्टेप अपनी जिस्मानी या अपनी बात करने के माइलस्टोन्स को अचीव करता है, तो उसके अंदर वो लोगों से बातचीत करता है। बच्चा दुनिया में आया, ऑब्वियसली वो खुद तो कुछ नहीं सीख रहा है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे बच्चा किसी भी वजह से, वो स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ेशन की अपॉर्च्युनिटी ना मिलना भी हो सकता है, सिंगल चाइल्ड होके मदर का टोटल फ़ोकस उस बच्चे पे है, ये रीज़न भी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर बच्चे में इस तरह की कोई चीज़ देखें, तो प्लीज़ खुद से डायग्नोज़ ना करें। मतलब आप यकीन करें कि कितनी दफ़ा मेरी पेरेंट्स से इस बात पे झड़प सी हो जाती है कि मैं नहीं डायग्नोज़ करूँगी, मैं नहीं लिखूँगी कि ऑटिज़म है। और वो इस चीज़ पे बड़ा माइंड कर लेते हैं कि आपने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज़ बच्चे को लेबल करना मकसद नहीं है, उसके उस स्पेसिफिक इश्यू को, उस बिहेवियर को कैटर करना मकसद है, जो कि उसके लिए एक प्रॉब्लम है। और अगर पेरेंट्स ये देखते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत आम सी चीज़ है कि बच्चा अगर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा तो ऑटिज़म है, बच्चा अगर पाँव के पंजों पे चल रहा है तो ऑटिज़म है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका फुल क्राइटेरिया है जो कि कंप्लीट स्टैंडर्डाइज्ड टूल को अप्लाई करने के बाद डायग्नोसिस में जनरेट करने पे आता है। और तभी बीइंग अ चाइल्ड एक्सपर्ट मैं हमेशा पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि प्लीज़ ये डायग्नोसिस आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने इसके ऊपर उसका इंटरवेंशन प्लान करना है, तो आप सिर्फ़ इंटरवेंशन देखें कि आपको क्या करना है। बच्चे को लेबल करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो बात नहीं कर रहा या अगर वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसको ऑटिज़म है। मेबी देयर आर रेड फ्लैग्स बट नॉट फुल ब्लोन ऑटिज़म। थैंक यू मिस आयशा। मिस आयशा, हमने ऑटिज़्म की बात करी, तो आप बताएँगे कि ऑटिज़्म के साइन्स क्या होते हैं कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें क्लैरिटी आ जाए कि आइदर क्या साइन्स है, अगर अपने बच्चे में देख भी रहे हैं, उसको लेबल भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही भी है? आप ये बताना चाहेंगे हमें कि क्या साइन्स होते हैं जिससे पता चल सके कि बच्चे को ऑटिज़्म है? और अगर ऐसे कोई साइन्स हैं, तो उसकी क्या स्पेसिफिक टेस्टिंग हो सकती है और कहाँ से करवाई जा सकती है? ये बिल्कुल आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको फिर भी बहुत सोच समझ के इसका आंसर दूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी पेरेंट्स ऑलरेडी दे नो कि उनके बेटे या बेटी को ऑटिज़्म है, ठीक है? और वो कैसे ये चीज़ करते हैं कि जी ये हमें देख के मुस्कुराता नहीं, हुँ। या ये आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता। देखिए, बेसिकली बीइंग एन एक्सपर्ट, हम जिस अपने मैनुअल को फॉलो करते हैं DSM-5 को, वहाँ पे बहुत 3 क्राइटेरियाज़, उसकी सोशलाइज़ेशन, उसकी कम्युनिकेशन और उसके रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक है? अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, आपने उसका नाम लिया, उसने आपकी तरफ पलट के नहीं देखा, मस्ट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? अगर पूरी फैमिली बैठी हुई है, वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ, एक ही टॉय के साथ खेलता चला जा रहा है, इतना हंगामा, इतना शोर है, वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है? बट अगेन ये ऑटिज़्म नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। देन वो एक गेम खेल रहा है, हम उसको चाह रहे हैं कि वो हमारे ग्रुप में मिंगल हो, जॉइंट अटेंशन की लैकिंग, वो उस गेम को छोड़ के हमारी तरफ नहीं आ रहा। देन कोई रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक है? हाथ का मूव करते रहना, पाँव का मूव करते रहना, या कोई भी चीज़ उठा के बार-बार मुँह में डालना, मस्ट बी अ सेंसरी इश्यू, ठीक है? ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम बड़ी डिटेल में देखते हैं। देन अगेन इसका माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लेवल होता है, या रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है? तो ये जब तक इसको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के ऊपर ना देखा जाए और एक्सपर्ट इसे ना टेस्ट करे, तब तक बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये ऑटिज़म है। जैसे मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चे में कंप्लीट रेड फ्लैग्स ऑटिज़म के हैं, ठीक है? लेकिन एक तो उसका एज कि वो 2.5 का था,
ठीक है, इसलिए मैं उसे डायग्नोज नहीं कर सकती, अगर करूंगी भी तो किसी डिफरेंट चीज में। देन जैसे ही पेरेंट्स को मैंने 2 से 3 महीने की गाइडलाइन दी, बच्चा रिवर्स हो गया। तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उधर ही उसको ऑटिज्म डायग्नोज कर देते, 2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चा रिवर्स हो गया, तो अब ऑटिज्म कहाँ गया? जबकि जब ऑटिज्म है तो फिर वो है। हमेशा याद रखें कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, फिर वो ऑटिज्म है, एडीएचडी है, आईडी है, कुछ भी है, दीज आर मैनेजेबल, नॉट क्योरेबल। तो इसलिए डायग्नोसिस दे देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि गूगल से पढ़ के कह दिया कि जी ऑटिज्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक्सपर्ट प्रॉपर 4 to 5 डेज के स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बच्चे को अप्लाई करके, जो कि बच्चे पे भी अप्लाई होते हैं, पेरेंट्स पे भी होते हैं, देन अगेन उसके बाद 2 to 3 वीक्स लेके कंबाइन उसको एक्सपर्ट्स के अंदर डिस्कस करके देन डायग्नोसिस जनरेट किए जाते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट के बिल्कुल भी गूगल को सर्च करके वहां पे साइन देखे कि आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, टोस पे चल रहा है, बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो ऑटिज्म है, ऐसा नहीं होता। और बच्चों की अपनी मर्जी भी तो होती है कि वो नहीं बात करना चाहते किसी से। अगेन जैसे मैंने आपको एज ग्रुप बताया, 2.5 का बच्चा क्यों मेरी बात सुनेगा? मैं कौन हूँ? Exactly. ठीक है, अब मैंने उसका नाम लिया, वो क्यों मुझे पलट के देखे? वो नहीं देखेगा, क्योंकि ही इज जस्ट 2.5, वो अपनी माँ के क्लोज है ज्यादा। तो मैं कह दूंगी इसने मुझे पलट के नहीं देखा तो ऑटिज्म हो गया। देन वो भी नया नया चलना शुरू हुआ, ठीक है, 1 साल में बच्चे का, कुछ बच्चे 1.5 साल में चलते हैं, इसका मतलब है वो 2 साल तक उसे 5 महीने हुए चलते हुए, या 2.5 साल की उम्र तक उसे 1 साल हुआ चलते हुए, तो अभी तो फर्म वॉक भी नहीं है। अगर वो टिप्टो है, मतलब वो टोस पे चल रहा है, तो ऑटिज्म। तो यहाँ पे डायग्नोसिस देना या बच्चे को लेबल करना बहुत सेंसिटिव चीज है, जिसे मैं बार बार यही कहूंगी कि प्लीज ऐसे कुछ भी आपको साइन फील होते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी आप शोर ना मचाएं, ना गूगल करें, आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं, एक उसकी टेस्टिंग करवाएं, वहां पे क्लियर हो जाएगा और आपको इंटरवेंशंस भी पता चल जाएंगे कि कहाँ पे लैकिंग से और बच्चे में ये सिम्टम्स क्यों देखने में आ रहे हैं। मिस आयशा, आप हमें इस सवाल पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा कि ऑटिज्म जो है वो किस तरह से होता है? क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से होता है? कोई जेनेटिक इशू की वजह से होता है? या फिर आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, या लाइक आप समझें कि फ़ोन इस्तेमाल करना है, फ़ोन नहीं भी कर रहे हैं तो टीवी स्क्रीन चल रही होती है, राइम्स चल रहे होते हैं, वो रिपीटेड वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या ये सारी वजूहात हैं या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर मैं आपको इसकी बिल्कुल क्लैरिटी में एक चीज बताऊं, तो अभी तक किसी भी रिसर्च में ये चीज साबित नहीं हो सकी कि ऑटिज्म की रीजन क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेन डेवलपमेंट टाइम में किसी भी रीजन से कोई भी चीज लैकिंग में आ सकती है। तो बच्चे में 2 चीजें, मतलब कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन का डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। बट अगेन ये भी देखने में आया कि ऑटिज्म के साथ अगर ब्रेन डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे का आईक्यू, मतलब वो चैलेंजिंग नहीं है, आईक्यू उसका बिल्कुल ठीक है। तो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री कि ऑटिज्म की रीजन क्या है। तो हम ये, अगर मैं वेस्ट की रिसर्चेस देखूं तो वहां पे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो है वो किसी भी एडिक्शन में है, या ड्रग्स की या अल्कोहल की, तो मे बी अ रीजन के बच्चे में ये चीज आ गई। या अगर उनकी बहुत ज्यादा डिप्रेस मोड में थी और उन्होंने कोई एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी ले ली, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कोई क्लियर रीजन आज तक इस बारे में नहीं पता चली कि ऑटिज्म के रीजन क्या है। बट जो भी लेटेस्ट रिसर्च एक आई, जो कि आफ्टर कोविड देखने में आई, वो ये थी कि जैसे ही कोविड टाइम आया, सोशलाइजेशन खत्म हुई, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, स्क्रीन टाइम एक्सेसिव हुआ, तो उसमें वो बच्चे जिनका बिल्कुल अर्ली एज है, मतलब 1 साल ऑनवर्ड जिनकी एज है, वो चूंकि स्क्रीन पे आ गए, उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया और वहां पे उनका स्क्रीन एक्सेसिव हो गया। तो बच्चे के 2 जो उसके मेन डोमेन्स थी, उसकी सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, वो डेफिसिट हो गई। वो कैसे? बच्चा जब नॉन स्टॉप स्क्रीन यूज कर रहा है, वो अपनी नीड नहीं बता रहा है, क्योंकि माँ हर चीज उसको जाके वहीं पे प्रोवाइड कर लेती है। Exactly. बच्चे ने अपनी नीड कब बतानी है? जब उसे भूख लगी है, जब उसे वॉशरूम जाना है, जब उसे सोना है, या जब उसको अपना कोई टॉय चाहिए। और अगर आप आज का नॉर्मल घरों का अगर आप रूटीन देखें, तो बच्चे तो पैम्पर में होते हैं, सो दे डोंट वांट टू गो वॉशरूम। खाना खाना है, मदर वैसे ही इतनी कंसर्न्ड है, पहली प्लेट में हर चीज उन्होंने रख दी, देन स्क्रीन, उसको फ्रेंड्स चाहिए ही नहीं। तो वो कब बात करेगा, वो कब हमें देखेगा, वो कब इमिटेट करेगा? तो इसमें पहली चीज जो डेफिसिट में आ जाती है, बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको आपकी जरूरत नहीं है। देन ये भी देखने में आया कि ऐसे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, दे डोंट वांट यू कि आपको किसी भी जरूरत के लिए देखा जाए। वो जाते हैं, कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं, अपनी चीज लेते हैं और वापस आ जाते हैं। वॉशरूम उनको जाना नहीं है, नींद आई है, लेटे सो गए। यहाँ से उनका कम्युनिकेशन
के साथ साथ सोशलाइजेशन डेफिसिट में चला गया। और अगर हम ऑटिज्म का मतलब ASD का क्राइटेरिया देखिए, इट्स अ ह्यूज अम्ब्रेला। तो इस अम्ब्रेला में ये चीजें जैसे ही डेफिसिट, तो बच्चा IQ में तो डेफिसिट नहीं है ना, अपने काम तो वो सारे कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, एक मेच्योर गाय बन गया। लेकिन अब वो बच्चों वाली हरकत नहीं करेगा। आप उसको कहेगा प्लीज क्लैप करो, वो आपको यूं देखेगा, अव्वल तो देखना भी गवारा नहीं करेगा, लेकिन देखेगा, इरिटेट होगा, वहां से उठ के चला जाएगा। एंड देन आते हैं बिहेवियर इश्यूज। यहाँ पे ये देखने में आया कि बच्चे को न्यू जगह पे जाना ही नहीं है, ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर, कि नहीं, क्योंकि वो अलूफ है, उसको अपनी एक साइड में बैठना है, उसके टॉयज उसके पास हैं, उसका खाना पीना उसके पास है, ज्यादा चीजें वो खाएगा ही नहीं, उसकी जो एक पसंद है वो खाता रहेगा, नहीं मिलेगा उस पर वो रोएगा। देन मदर उसका रोना बंद करने के लिए वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे। अब बिहेवियर लर्न हो गया। तो इसलिए अगर ये देखा जाए कि रीजन क्या है, वो तो कोई रीजन अभी तक क्लैरिटी में नहीं है। बट ये जो थोड़ी सी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग करनी नहीं आ रही, लेकिन ये थोड़ी सी जो बच्चों के साथ पेरेंट्स की मिसकम्युनिकेशन है, उसमें बच्चे वो बिहेवियर लर्न कर लेते हैं जो कि उनका एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और इसीलिए फिर वो रिजल्ट सामने आते हैं जो कि फिर ना तो स्कूल केटर करता है, ना पेरेंट्स केटर करते हैं। तो इसलिए स्क्रीन टाइम अभी तक जो मेरे जितना मैंने अब तक हिस्ट्री बच्चों की ली है, और अर्ली 5 ईयर्स में, क्योंकि देखिए पहले 5 साल बच्चे के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट है। 95% ब्रेन हमारा पहले 5 सालों में डेवलप हो जाता है, रेस्ट ऑफ 5% होल लाइफ में होता है। उसमें ही बच्चा लिमिट हो गया, बच्चे ने सोशलाइज करना छोड़ दिया, बच्चे ने दोस्त बनाना छोड़ दिए, तो अब आपको देखें, एबनॉर्मल तो वो बिल्कुल भी नहीं है, अपने तो सब काम कर रहे हैं, बट सोसाइटी में वो फिट नहीं हो रहा, वो किसी जगह आने को राजी नहीं है, किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है। तो इन चीजों पे पेरेंट्स को मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्क्रीन, पहले 5 साल बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दें, जितना उनके साथ सोशलाइज कर सकते हैं आप करें, उनको ग्रुप्स में लेके जाएं, फैमिली इवेंट्स में लेके जाएं, आप देखें बच्चा कैसे अपने इन चीजों को नहीं सीखता। और अब से अगर 15-20 साल पहले अगर आप देखें, कहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते थे या ऑटिज्म का कभी सुना जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ऐसे ऑटिज्म है कि बल्कि ऐसे कि अभी इसको इंटरनेशनली डिसऑर्डर की बजाय डिजीज का नाम दे दिया गया, कि अब ये फ्लू की तरह है, हर किसी को है। रही सही कसर हम इस तरीके से पूरी कर देते हैं कि एज अ स्टेटस सिंबल हम फॉरन ऑटिस्टिक हो जाते हैं, कि कोई अगर मिलना नहीं चाह रहा तो हम कहते हैं अच्छा तुम ऑटिस्टिक हो, या तुम्हारे तो ऑटिस्टिक फीचर्स नजर आ रहे हैं। मतलब अब हमने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब आप एक न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में लेके आते हैं, तो उसका एक होल इन्वायरमेंट प्रिपेयर होता है। बच्चा एक नए माहौल में आ रहा है, वो एक क्लीन स्लेट है, वो एक स्पॉन्ज है, आप जो कुछ एनवायरनमेंट में उसे देंगे वो सब एब्जॉर्ब करेगा। अब उसका रिफ्लेक्ट करना वो उसकी मर्जी है, वो जैसे भी करे। आपकी बातों से तो हमें ये लग रहा है कि पेरेंट्स को पहले काउंसलिंग दे देनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ये चीज कहूँ कि प्लीज पेरेंट्स को चाहिए कि बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट दे हैव टू कम एंड लर्न, कि उन्होंने उस बच्चे को सीखना। एंड बिलीव मी, ये कोई मजाक नहीं है, वेस्ट में लोग इस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रॉपर बुक्स इसके ऊपर है। हर मंथ में मदर किस तरीके से अपनी अपनी ग्रूमिंग करे। बीइंग अ मदर, मैं आई वाज वेरी मच केयरफुल। मतलब मुझे अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती थी कि आई डोंट नो, मैं अब उनको देख तो सकती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो दुनिया में आई नहीं, हाउ आई विल हैंडल हिम। तो ये चीज आना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अभी बड़े आम से सुनने में आता है कि जी क्यों, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती, मैं कोई बीमार हूँ, मल्टीपल थिंग्स। तो अभी इस चीज को आप इतना इजी तो लेते हैं, लेकिन उसका बच्चे पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। देन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें, मैंने जितनी हिस्ट्रीज देखी हैं ड्यूरिंग बच्चे जब मेरे पास आते हैं और मैं इनटेक ले रही होती हूँ, तो जब मैं पूछती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी थी और स्ट्रेस फ्री, तो मेजोरिटी मदर्स ये कहती हैं नहीं आपको तो पता है ना कि स्ट्रेसफुल तो होती है। दिस इज द रीजन। इनिशियल 9 मंथ्स में अगर मदर ही हैप्पी नहीं है, इवन हम बाकायदा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं क्या ये विलिंगनेस से ये बेबी दुनिया में आया या नहीं, क्योंकि अगर अनविलिंगनेस है तो वो भी इम्पैक्ट बच्चे पे जाता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इंटरनली हो रहा है ना, तो वो तो तमाम फीलिंग्स आपसे ले रहा है। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब कुछ उसमें जा रहा है। और बच्चे के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो माँ से बिल्कुल इंटेंगल्ड है, जो माँ के साथ होगा वही बच्चे के साथ हो रहा होता है। वो फील कर सकता है चाहे माँ उसे बताए या ना बताए। और ये वो चीजें जो बच्चे में एब्जॉर्ब होती हैं, जब बच्चा वो रिफ्लेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि सोसाइटी में ये तो फिट ही नहीं हो रहा। मतलब मुझे मेजोरिटी माएँ पूछती हैं ये ठीक तो हो जाएगा ना, तो मैं कहती हूँ ये बीमार कब था, क्योंकि ये उसकी मर्जी है ना कि उसने ऐसे बिहेव करना है। आप उसको अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर दें। बच्चा सिर्फ एक स्टार की तरह मैं बच्चे को देखती हूँ, आप उसका एक ऑर्बिट बना दें, वो आराम से उसमें फ्लोट करता है। मतलब जितना इजिली मोल्ड बच्चा हो सकता है कोई भी नहीं हो सकता। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है, और हम बच्चे को फौरन लेबल कर देते हैं कि बच्चे में ये बिहेवियर है, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, जबकि वो ऊपर से तो ऐसा बिहेवियर लेके नहीं है, उसने ऑब्वियसली हमसे लर्न किया, ऑब्जर्व किया होगा।
तो खासतौर पे एक चीज और मैं शेयर करूँ कि मैं अक्सर पूछती हूँ कि जो आप सारे बिहेवियर बता रही हैं इतने अग्रेसिव है, ये है वो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ में से इतने अग्रेसिव कौन है? मैं बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन पूछती हूँ, तो अक्सर मुझे पता चलता है कि फादर हैं। तो फिर मैं उनको देखती हूँ, या अक्सर मदर कहती हैं कि नहीं इनके फादर तो बड़े फ्रेंडली हैं, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। अगेन बच्चा वो एनवायरनमेंट से देख रहा है, तो जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं जो चूंकि हम उनके ऊपर इतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करते, या हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन हमारे बच्चे की होल पर्सनैलिटी पे वो इम्पैक्ट करते हैं। और ये वो चीजें जिस पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चे को अपना बच्चा समझें, एंड प्लीज हमें ये मत कहें कि नहीं ये ऑटिज्म है, मुझे तो लग रहा है कि ये ऑटिज्म है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। हाँ, बच्चे ने अगर ये सोच लिया कि मुझे है, फिर आप उसके अंदर से वो साइन खत्म नहीं कर सकते। मिस आयशा, पेरेंट्स फाइट करते हैं आपस में, बच्चे को फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है और बच्चा ना जवाब दे रहा है, बट उसी इन्वायरमेंट में वहीं पे सिटिंग है उसकी, तो क्या लगता है क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि पेरेंट्स शायद ऐसी कंप्लेन करते हैं कि ये तो नहीं समझता है कोई बात, तो इस पे क्या ही असर होगा, तो लड़ाई तो हमारी होती है। तो आपने कभी ऐसा कोई केस फेस किया है? आप बिलीव करें कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में इतना कॉमन है कि ये तो छोटा है, इसको क्या समझ आएगी। एग्जैक्टली। एंड बिलीव मी बीइंग एन चाइल्ड एक्सपर्ट, मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ कि 0 से 5 ईयर्स का जो बच्चा है, पैदा होने से 5 साल तक का बच्चा 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। और वाओ। वेस्ट में बच्चे ये सीखते भी हैं और बताते भी हैं कि दे कैन डू इट। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप इतनी नेगेटिव टॉक उसके सामने कर रहे होंगे, कैसे वो नहीं सुन रहा। फिर मैं यहाँ पे मदर्स को और इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखिए, बच्चे को आप, बच्चा पैदा होता है पहले वो सिर्फ लेटा रहता है, ठीक है, आप उसको बैठना सिखाते हैं, आप उसे खड़ा होना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, फिर उसको पता चला कि मैंने सुबह उठ के जब मुझे भूख लगी तो मैंने फीडर पीना है, देन मुझे खाना खाना है, ठीक है, देन मुझे वॉशरूम जाना है, तो ऐसे कपड़े भी मैं पहन सकता हूँ, ऐसे भी, ठीक है, आपने एक इन्वायरमेंट दे दिया ना। उसी में आपने येलिंग, मियाँ बीवी आपस में चीख रहे हैं, पेरेंट्स आपस में चीख रहे हैं, आपने एनवायरनमेंट में वो भी दे दी। उसने देखा कि अच्छा, बात जब नहीं मानी जाती तो आवाज ऐसे निकालते हैं। देन अगर कभी उसने निकाली तो पेरेंट्स वाकई बड़े खुश होते हैं, ओ हमारे बच्चे ने बात की, बच्चा ऐसे रिएक्शन दे रहा है। तो उसने सोचा अच्छा, तो मतलब इस पे टेंशन भी मिलती है। अब आपने उसको डेली रूटीन में चीखना चिल्लाना भी दे दिया, हाथ उठाना भी दे दिया, फिर अगर उसने कभी ऐसा किया तो स्माइल देके उसे तवज्जो भी दे दी। तो जब यही काम वो करना शुरू करता है, अब देखिए 0 to 5 में बच्चा इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो छोटा है, ठीक है। 6 के बाद जब वो अपने सेकंड फेज में जाता है डेवलपमेंट के, क्योंकि 6 to 11 उसका सेकंड फेज है, 0 to 5 देन 6 to 11, और जब उसमें वो यही चीजें रिफ्लेक्ट करता है तो बिहेवियर इश्यूज हो गए। जबकि बच्चा जब आया वो तो क्लीन स्लेट था, उसको तो नहीं पता था कि मैंने इस तरीके से रिएक्शन देना है, कहाँ से सीखा। और यहाँ पे मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं इसके सामने तो हमने कभी बात ही नहीं की। देखिए, आप हमेशा याद रखिए 4 टाइम्स जब बच्चे में 100% एब्जॉर्बिंग पावर होती है, कब? जब वो खाना खाने बैठा हुआ है, जब वो अपने टॉय से खेल रहा है, जब वो ड्राइव करते हुए आपके साथ है, ठीक है, और जब वो सोने के लिए लेटा हुआ है। ये 4 टाइम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे का पोर पोर एक्टिव है। एनवायरमेंट में जो कुछ हो रहा है वो सब उसमें फीड हो रहा है, एंड देयर इज नो डिलीटिंग बटन, ठीक है। जैसे ही 0 to 5 में उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, अब 6 ऑनवर्ड वो रिफ्लेक्ट करने लगा। तो जब वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो रहा है तब वो बिहेवियर इशू शो करता है, तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये तो बात ही नहीं सुनता। तो मेरा हमेशा पेरेंट्स से सवाल होता है कि ये कहाँ से सीखा। वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत इसे प्यार करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे ने जैसे ही चीखो पुकार की या वो फर्श पर लेट गया, पेरेंट्स फौरन वो उसकी रिक्वायर्ड गोल अचीव करवा देते हैं, उसे वो चीज दे देते हैं। तो बच्चे ने सीखा कि अच्छा ये वो तरीका है कि मैं जरा सा फर्श पे लेटूंगा, ये मेरी बात मुझे मिल सुनेगा। जाएगी। तो इसमें बच्चे ने तो मतलब अपना गोल अचीव कर लिया, उसको जो चीज चाहिए थी, और यहीं पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर हम बच्चे को लेबल कर देते हैं, बच्चे की थेरेपी करवाते हैं, सब कुछ बच्चे का करते हैं, खुद घर में इसको वही इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तमाम पेरेंट्स से ही एब्जॉर्ब कर रहा है। सर ने एक दफा बहुत अच्छी बात यहाँ पे की थी, जब मैंने उनसे एक दफा ये सवाल पूछा था कि सर बच्चियां जो है अब काफी वर्बल हो गई हैं, पहले ऐसी नहीं थी, पहले बड़ी डरी सहमी रहती थी, अब पलट के जवाब देती। एंड उन्होंने मेरा ये चीज बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि बेटे हमेशा याद रखना कि वो जो बिहेवियर शो कर रही है ना, उसके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा है जिसको देख के वो इमिटेट कर रही है, एंड दिस इज रियलिटी। जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जिन लोगों को देखकर रिफ्लेक्ट करता है। और यहीं पे अगर मदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है
या फादर बहुत अग्रेसिव है, तो वो एग्रेशन बच्चे ने वहां से ली। एंड फिर दो तरह की चीज, नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब जीन्स में भी एग्रेशन आ गई, एनवायरमेंट में भी, तो फिर बच्चा रिफ्लेक्ट क्यों ना करे। तो फिर मेरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि बच्चे को भी बिहेवियर थेरेपी की जरूरत क्यों है, जरूरत तो कहीं और है। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल ये है कि स्पेशली माएँ, उनको क्या एहतियात करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि उनके बच्चों में आगे जाके कोई डिसऑर्डर या कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल या कोई किसी किस्म का भी कोई इश्यू ना हो, तो उनको ऐसे क्या एहतियात करनी चाहिए, आप क्या बताएँगी? अच्छा देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि 100% कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे औलाद ना दे, बेशक। ठीक है? इसी तरीके से किसी को सेहतमंद औलाद है, किसी को अल्लाह ताला अगर नहीं मर्ज़ी में, तो सेहतमंद औलाद नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बीइंग अ चाइल्ड एक्सपर्ट, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब आप बेबी प्लान करते हैं, तो प्लीज़ फुल विलिंगनेस के साथ करें। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैं बाकायदा पेरेंट्स से लड़ पड़ती हूँ कि इफ यू बोथ आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर, डोंट प्लान अ चाइल्ड, क्योंकि आप लोगों ने अगर साथ ही रहना, उस बच्चे का क्या कसूर है जिसने इस एनवायरनमेंट में आना है। क्योंकि अभी मेरे पास इतने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे या तो पेरेंट्स सेपरेशन पे हैं, या पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या मदर कह रही है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी थी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये वो तमाम चीजें जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट असर डालती है, और फिर बच्चा चैलेंजेस में आ जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या मदर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले वॉट एवर इट इज, जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर उनकी हस्बैंड से नहीं बन रही है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लें, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर फोकस रहें, ठीक है? अपनी ईटिंग हैबिट्स, इवन मैं यहाँ पे आपके साथ एक जूस का तरीकाकार शेयर करना चाहूंगी कि ये बाकायदा चीजें ऐसी कि जब उनकी वाइफ्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो हिली एरिया में अपनी वाइफ्स को भेज देते हैं, जहाँ के क्लाइमेट या एनवायरनमेंट बहुत ही प्लेजेंट होता है। देन वो उनसे मैथ्स के क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। वाओ! ये मदर हैं जो कि कंसीव कर चुकी। देन खजूरें, बादाम या इस तरह के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हेल्दी कंसीडर किए जाते हैं, ये तमाम माँ को खिलाए जाते हैं। हेल्दी डाइट उनकी रखी जाती है विद कंप्लीट हैप्पीनेस। और जब आप खुद सोचे कि जब 9 मंथ्स मदर इतनी पॉजिटिव है, इतनी हैप्पी है, इतना हेल्दी डाइट ले रही है, तो किस तरीके से हो सकता है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम में, अदर देन कि अगर अल्लाह की मर्जी ना हो, ठीक है? तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि तो अल्लाह पे यकीन रखें। जो दुनिया में आप एक बच्चा लेके आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपकी ही एक हिस्सा है, बड़ी प्यार मोहब्बत की वो एक निशानी, और उससे वो दुनिया में आ रहा है, उसने आगे आके बहुत काम करना। एंड बिलीव मी, मुझे बहुत दुख होता है कि अभी हमारी हर फैमिली में हर बच्चा हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा देखने में जरूर आता है जो कि थोड़ा सा बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है। मैं एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन वो कुछ अपनी माइलस्टोन्स में डिले होता है। मस्ट बी अ रीजन ना कोई रीजन तो होगी। और फिर उसका ब्लेम मोस्टली देखने में आया कि मदर्स गिल्ट में चली जाती है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, जबकि ऐसा भी नहीं है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जब कभी आप ऐसा देखें कि बच्चा, क्योंकि आई वॉज दैट वन मदर, मेरा बेटा ऐसा था जो कि बहुत डिले स्पीच में था, मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग एट द एज ऑफ 4.5, और मुझे नहीं पता था कि क्या रीजन है। और अगर मैं कहूँ कि उसके पीछे आज मैं ये बन गई, तो इट्स अ रियलिटी, क्योंकि उसको केटर करते करते मैं इस जगह पे आ गई। तो माँ को गिव अप नहीं करना। मेरा मानना ये है कि अगर औरत माँ बन सकती है ना, तो वो पहाड़ भी सर कर सकती है। तो सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर फोकस रहें। एंड बिलीव मी, मेरे इस 5 इयर्स के मेरे करियर में ये मैंने खुद देखा है कि जो माएँ बहुत विलिंग है, वो बच्चे रिवर्स कर लेती हैं। वो बच्चों को ऐसा ट्रेन करती है, जैसे मैंने कहा कि ये क्योरेबल नहीं है, ट्रेनेबल और मैनेजेबल है। वो ऐसा मैनेज करती हैं कि बच्चे के वो तमाम माइलस्टोन्स थोड़े डिले लेकिन अचीव हो जाते हैं, और बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है। एंड देन अगेन जो ये सोचने कि ये अब बाकी बच्चों जैसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमेशा कहूंगी कि देखिए हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है। जैसे आपके अपने हाथ की फिंगर्स हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन कोई एक फिंगर ना हो तो आप ग्रिप नहीं कर सकते। सेम आपके बच्चे, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होगा, तो कंपेयर मत करें। स्पेशली ये जो आजकल एक कंपटीशन है एग्जाम्स का कि अगर A+ नहीं आया तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। प्लीज, अभी इतनी स्किल्स हैं कि बच्चे वो स्किल्स की तरफ आ जाएं, लेकिन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को मैं कहूंगी कि प्लीज आप साइड पे मत देखें कि मेरे हस्बैंड जो है कोऑपरेटिव नहीं है या मेरी सास ऐसी है। डोंट लुक एट दैट, उनके अपने इश्यूज हैं। आपको पता है कि आप जिस इंसान को या एक बच्चे को दुनिया में ला रही हैं, आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसीलिए जन्नत आपके कदमों के नीचे आ रही है। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह को आप पे यकीन है, इसलिए उसने आपको माँ बना दी।
और यहाँ पे जब आप इतनी पॉजिटिव हो के अल्लाह पे यकीन रखते हुए खुश रहते हुए उसे दुनिया में लेके आएंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको आजमाइश में डाले, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि वो हिम्मत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। तो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज इतनी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन टाइमली इनिशिएट फॉरन लें, मतलब डिले में नहीं डालें, क्योंकि कितनी दफा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, सिर्फ लर्न बिहेवियर होता है। सिर्फ एक्सेसिव टाइम गुजर जाने की वजह से और टाइमली केटर ना होने की वजह से वो एक सीरियस इशू हो जाता है, जिसको बाद में हमें फेड करना मुश्किल हो जाता है। मिस आयशा, क्या आपको ऐसा लगता है कि मदर्स जो नहीं डील कर पा रही इस चीज़ से, अगर उनका स्पाउस जो है वो सपोर्टिंग नहीं है, फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, तो क्या उन्हें थेरेपी लेने की नीड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं बिल्कुल यहाँ पे उनको सपोर्ट करूंगी कि देखिए, यहाँ पे खवातीन का कहना चाहिए कि रोल थोड़ा ज्यादा है इंस्टेड ऑफ मेल्स। ठीक है, देखिए मेल्स को मैं ये समझती हूँ कि वो घर से बाहर होते हैं, वो उस तरह की खवातीन की इमोशंस को या सेंसिटिविटी को समहाउ नहीं समझते। और ये मैं सब मेल्स की बात नहीं कर रही, कुछ तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सिर्फ उनकी जहाँ पे खवातीन को इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्लस हमारे पास आना या साइकोलॉजिकल हेल्प लेना, प्लीज इसको मत सोचिए कि वो एबनॉर्मल है तो हमारे पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल्स नहीं आते। ठीक है, हम वो हैं जो आपको उस प्रॉब्लम, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से निकालेंगे। और जब आप उस प्रॉब्लम से निकल आएंगे, जो कि इवन बीइंग अ थेरेपिस्ट हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो हम एक दूसरे से अपनी थेरेपी करवा लेते हैं, क्योंकि इंसान है ना, कभी हम भी ओवरबर्डन हो जाते हैं Exactly. सेम लाइक। और वो तो उस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी में है, क्योंकि प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्वियसली उनके मूड स्विंग्स भी आएंगे, देन डिसहार्टन भी होंगी कि मुझे किसी ने पूछा नहीं। देन नेगेटिव सोचने की बजाय अगर वो एट दैट टाइम पॉजिटिव हो, अपने लिए खुद इनिशिएट लें, तो बिलीव मी, ये मेरी लाइफ, इतनी लाइफ के अंदर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फिर ऐसे बच्चे जो दुनिया में आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं, और वो ऐसे भी होते हैं कि वो गिव अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी मदर ने गिव अप नहीं किया होता। तो मदर शुड बी वेरी स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स पे डाल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं फादर है। नाराज हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने, देखे ना, जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत दी हुई है, तो थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, प्लस बच्चा उसके अंदर से आ रहा है, तो माँ को थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहना है। इसलिए मेरा ज्यादा जो पेरेंटिंग के अंदर जो ग्रूमिंग होती है वो मदर पे होती है। एंड बिलीव मी, जब मेरी माँ मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मिलती है ना, आप यकीन करें विद इन फ्यू मंथ्स मेरा बच्चा जो इतने सीरियस इश्यूज में मेरे पास आता है, वो यूं रिफ्लेक्ट होके रिवर्स होता है और अपने दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे मदर से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, कि प्लीज बी पॉजिटिव एंड अपने ऊपर ट्रस्ट करें। हो ही नहीं सकता कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मिस आयशा, आपने हमें इतनी क्लैरिटी दी। आई होप कि जो हमारे ऑडियंस जो ये सब देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉपर एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आइदर कैसे डील करना चाहिए कि बच्चे को ऑटिज्म है, नहीं है, क्या साइंस होते हैं, फुली ब्लूम्ड होते हैं, या क्या टेस्टिंग करनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को क्या करना चाहिए। आपने हमें बहुत ज़्यादा जो है इस टॉपिक पे एक वास्ट डिस्कशन करके बहुत ज़्यादा आपने क्लैरिटी दे दी है। थैंक यू सो मच। ओके ऑडियंस, तो फिर हम आपका वेट करेंगे कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्या डिस्कस करें। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।